नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हाल ही में 25 जून 2023 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा सहायक कुल सचिव के प्रश्न पत्र को पूरे आंसरों को देखने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम कराधान सहायक या प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम लिया जाना है, जिसकी भी तिथि नहीं आई हुई है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगामी समय में भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो आगामी परीक्षा होगी वर्ष 2023 की जो पीएससी होगी, उस पर भी उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और एक बात मैं बता दूं, इसमें आपको एमपीजी के कंप्यूटर्स, जिसमें कि जो कंप्यूटर सिलेबस रहता है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स के क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन मूल रूप से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ और भी जो क्वेश्चन पार्ट बी के हैं जो इन एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, उसको भी मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था। कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार थे उनका मूल स्थान क्या था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि चंद्रेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है। चंद्रेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है दुधई शिलालेख, राइट आंसर हो जाएगा दुधई शिलालेख में इसका प्रयोग हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी जो प्रोविजनल आंसर किया है उसमें दुधई शिलालेख बताया गया है, हो सकता है इसमें देवगढ़ प्रस्तर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, पर अभी फिलहाल ये दुधई शिलालेख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन है एमपी का। तो इसका आंसर हो जाएगा मांडू किले का निर्माण करवाया था होसंग शाह ने। किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा होसंग शाह के द्वारा मांडू किले का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? साहित्य वाले सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कवि भूषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन था, नया टाइप क्वेश्चन था कि जैन मंदिर देवकुंड कहाँ स्थित है। जैन मंदिर देवकुंड कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है यह स्थित है मुरैना में। कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है देवकुंड जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरकू जनजाति वर्ष में कितने बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। यह भी एक सरल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो यह इसका मूल व्यवसाय है कृषि, राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पेपियर में से कला का प्रमुख केंद्र है। पेपियर में से जो कला है इसका प्रमुख केंद्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, राइट आंसर हो जाएगा पेपियर में से कला का जो केंद्र है उज्जैन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे। आज़ाद हिंद फौज के हिस्सा कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशन सिंह ठाकुर, राइट आंसर हो जाएगा किशन सिंह ठाकुर। और ये इंग्लिश सेक्शन है, जो इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थी हैं जिनको इंग्लिश में देखना है, ये इंग्लिश में भी इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो अगले जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 की मैकाल श्रेणी संबंधित है। मैकाल श्रेणी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है मैकाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जोहिला नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो जोहिला नदी का जो उद्गम स्थल है यह कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा ये भी निकलती कहाँ से? यह निकलती है मैकाल से। कहाँ से निकलती है? मैकाल से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूछा गया था जो कि मंदाता गार्ज किस नदी पे बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मई माह में लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा जो आयोजित की गई लोक सेवा के द्वारा, उसमें भी एक गार्ज पूछा गया था। फिर पूछा इसमें कि मंदाता गार्ज किस नदी से संबंधित है। तो याद रखिएगा यह गार्ज बना हुआ है नर्मदा नदी। इसमें बहुत सारे गार्ज बने हुए नदी, 3 से 4 गार्ज बनाती है नदी। मंदाता गार्ज हो गया, मुकरता गार्ज हो गया, इसके बंदर कुदनी गार्ज हो गया, ऐसे बहुत से गार्ज यह नदी बनाती है। तो अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी को विशेष रूप से डीप में आप पढ़िए।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक परिवर्तनशीलता जो पाई जाती है खरगोन जिले में पाई जाती है। यदि पूछा जाए आपसे सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिजुरी झगड़ा खान किस कोयले क्षेत्र से संबंधित है। बिजुरी झगड़ा खंड जो खान है किस कोयले क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सोहागपुर कोयला क्षेत्र से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार हैं। मध्य प्रदेश किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट और छिंदवाड़ा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सरल सा क्वेश्चन है एमपी का कि गांधी सागर बांध स्थित है। कहाँ पर स्थित गांधी सागर बांध, तो यह चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है या स्थित है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है, तो यह है गुड़ रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो बनाया गया है 750 मेगावाट का। अच्छे से ध्यान रखें, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। 750 मेगावाट का है ये, गुड़ में रीवा डिस्ट्रिक्ट में यह स्थापित है। अगला है रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी अवंतीबाई परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड में याद रखना हमेशा कि यह लाल पीली मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड में। ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसका ये इंग्लिश वर्जन है, जिनको इंग्लिश में देखना है इन्हीं क्वेश्चनों को तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 21, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि थोड़ा हो सकता है ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, ब्लर हो रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब मिली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1994 को यह सहमति दी गई थी और 25 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। ठीक, मतदाता पंचायती राज दिवस जो मध्य प्रदेश मनाता है, माफ करना, पंचायती राज दिवस मध्य प्रदेश 25 जनवरी को मनाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये भी सरल क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, राज्यपाल के पास यह शक्ति है। राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। राइट आंसर हो जाएगा 6 सीटें। कितनी सीटें, 6 सीटें। और यहीं पे यदि आपसे एससी का पूछ लेता आपसे कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं, तो आपका आंसर हो जाता 4 सीटें। और यहाँ पे पूछा है, चूंकि एसटी के लिए पूछा है, तो ये 6 सीटें आरक्षित है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश किस जिले में लगाई गई थी, स्थापित की गई। तो यह आंसर हो जाएगा नेपानगर बुरहानपुर में यह लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश में वर्तमान में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। कितनी, राइट आंसर हो जाएगा 46 जनजातियां निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 इसमें, जिसमें कि आपको पता है कि जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है इसी के तहत वह निर्माणाधीन हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपियम अल्कलाइड्स प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है। तो यह नीमच। राइट आंसर हो जाएगा नीमच। अगला है मध्य प्रदेश में मैग्नीज एस्के का कुल भंडार कितना है। ये क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार देखें, पुराने डाटा के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 23.64 मिलियन टन। लेकिन नए जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई उसमें डाटा कुछ 64 या 66 के आसपास है, तो देख लीजिएगा आप, है ना, नए डाटा को। चूंकि ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.64 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना, इसका पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये इंग्लिश क्वेश्चन इन्हीं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
1 नंबर का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्तमान में प्रबंधक निदेशक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा वर्तमान में इसकी प्रबंध निर्देशक हैं IMF की। अगला है भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि होगी। 22वें विधि आयोग की अवधि तो 3 वर्ष की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। अगला है विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो हमेशा ये होती है दावोस में। कहाँ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दावोस। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में CM राइज योजना का कब प्रारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। वैसे इसका आसपास 12 जून 2021 के आसपास अप्रॉक्स होना चाहिए, 11 जून के आसपास यह घोषणा की गई थी, पर यह क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम योग्यता बताई गई है यह 8वीं तक बता दी गई है। इसमें 10वीं लिखा हुआ है। जब शुरू हुई थी योजना तब याद रखना 12वीं बताई गई थी, फिर इसको 10वीं किया गया और हाल फिलहाल में इसको 8वीं कर दिया गया। इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है यह सही नहीं, बाकी पूरे ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जाती है? तो यह योजना जो संचालित की जाती है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के करंट का क्वेश्चन था यह कि मध्य प्रदेश के श्री मुनीश्वर चंद्र दावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार मिला? तो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। राइट आंसर हो जाएगा दवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो इसमें तीसरा स्थान था। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में जल प्रबंधन के लिए भी मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला हुआ, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। वाटर प्लस शहर इंदौर है और पहला जो हर घर नल वाला जो जिला बना था वह पहला कौन सा बना हुआ था? तो बुरहानपुर बना हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसका दूसरा निवाड़ी बन चुका है। आगे मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह का आयोजन किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा धार में भोज समारोह का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा गया था कि ध्यानचंद के द्वारा ओलंपिक खेल में कितने गोल किए गए थे? ये एकदम यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, एकदम नया टाइप क्वेश्चन दिखा। तो याद रखिए इसका जो आंसर बताया गया आयोग के द्वारा 101 गोल बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है इन क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि कंप्यूटर से संबंधित था कि 1 टेराबाइट किसके बराबर होती है? कितने के बराबर होती है? 2 की पावर 40 बाइट्स के बराबर होती है। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? तो चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस दोनों के लिए ही होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चैट जीपीटी के किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग होता है? तो इसका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग टेक्निक, इन दोनों का ही उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है। रोबोटिक्स में किसकी आवश्यकता होती है? आंतरिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों की, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों की, संगणक विज्ञान अनुप्रयोगों की, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में की गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 46 की निम्न में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेजरी। बाकी याद रखिएगा बैंकिंग, पेंशन और ई ऑफिस से सेंट्रल के हैं। ये सब किसके हैं? तो ये सेंट्रल के हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो ट्रेजरी है ये स्टेट का है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ट्रेजरी स्टेट का मिशन मोड प्रोजेक्ट है। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कृत किया था, किसने आविष्कृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? जो प्रथम वेब ब्राउज़र माना जाता है मोज़ैक को माना जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था IRTC वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है पोर्टल संबंधित है यह होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है ई-कॉमर्स का C2C कॉमर्स लागू होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा eBay में, पेपल में, तो इन दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जीएस पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इसमें जो पार्ट बी था उसमें जो होता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो अपन उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे कि जो आपके आगामी जैसे आयोग वगैरह के जो क्वेश्चन है आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को बस हम देख लेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो कि नई शिक्षा नीति जो आई उसकी कि पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई थी। ये क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यूनेस्को द्वारा सुझाए गए स्तंभों को इंगित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी उपयुक्त, सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन वाले चैप्टर के कुछ इसमें आयोग वगैरह क्वेश्चन पूछे गए, तो उनको हम देख लेते हैं। एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी एनआईसी में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, तो जो एनआईसी की महत्वपूर्ण भूमिका खेल प्रशासन में नहीं होती, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल प्रशासन में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है NPTEL का कौन सा पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा आपसे पूछा गया था नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था यह इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315। अगला क्वेश्चन जो कि ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आयोग से संबंधित है, MPPSC आयोग से, कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1 नवंबर 1956 से पूर्व भोपाल राज्य में सिविल सर्विस की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बताया गया है आयोग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बताया गया है आर्टिकल 300। अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, तो प्रायोजित विधान नहीं है। अगला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस धारा के अंतर्गत गठित किया गया था, तो धारा 13(1), राइट आंसर हो जाएगा धारा 13(1). अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम किस वर्ष से प्रभावशील बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2006, आंसर हो जाएगा वर्ष 2006। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस दिनांक में सीएम हेल्पलाइन योजना प्रारंभ की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2014। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन का प्रारंभ निम्नलिखित में किस विभाग के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। ये विश्वविद्यालय प्रशासन के हैं, ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले आपसे कि विश्वविद्यालय सेवा में है, फिर भी चलिए। ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला है AICTE के केंद्रीय क्षेत्रीय समिति का कार्यालय मध्य प्रदेश किस जिले में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल।
अगला है मध्य प्रदेश, ये नहीं पूछेगा, ये पूछा जा सकता है कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान या मध्य प्रदेश किस जिले में है, तो यह जबलपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश किस जिले में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है। कहाँ पे है, भोपाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें मैं उन्हीं क्वेश्चनों करा रहा हूँ जो आपसे हो सकता है आगामी एग्जामों में क्वेश्चन पूछ ले, आयोग वगैरह के, या उन बाकी सब तो विश्वविद्यालय प्रशासन के हैं तो वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन कैग वगैरह से संबंधित है या आयोग से संबंधित है वो आपके एग्जामों में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को आपको बता दे रहा हूँ जो आपसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके आगामी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान की किस धारा के तहत और किसके द्वारा की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 148 राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंकेक्षण और लेखांकन से कब और किसके द्वारा पृथक किया गया था, मतलब ये कैग और सीजे को कब अलग अलग किया गया था दोनों को, तो याद रखें 1976 में केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो आपके लिए ये एनसीईआरटी जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो सकता है पूछा जाए, मेंस में भी है सिलेबस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि पढ़ना भी पड़ता है करंट, तो देख लेते हैं कौन कौन से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, तो इसका योगात्मक मूल्यांकन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूलभूत सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के अधिकता वाले क्षेत्र में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर 25:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय साहित्यिक कृति ने अच्छी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, जिसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी 2020 में वापस लाना चाहते हैं, तो याद रखें बाणभट्ट की कादम्बरी, राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की कादम्बरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एनईपी के अनुसार 2020 के निम्नलिखित में कौन सा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रारूप नहीं है, तो यह याद रखिएगा कौन सा प्रारूप नहीं है, तो 4 वर्षों का पाठ्यक्रम, यह प्रारूप अब नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछना, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। फिर एनईपी 2020 के अनुसार प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों के क्लस्टर नॉलेज हब में न्यूनतम कितने छात्र होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 3000, राइट आंसर हो जाएगा 3000। अगला है मेरू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मैं बता दे रहा हूँ, बस से संबंधित नहीं है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी के अनुसार किस अंतराल में एनएफसी दस्तावेजों की समीक्षा के लिए बात कही गई, तो 5 से 10 वर्षों में। हो सकता है आंसर थोड़ा गलत हो जाए, फिर भी आप देख लीजिएगा, इसको क्लियर कर ले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। एनईपी के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अनुवाद एवं विश्लेषण के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की जाती है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं उच्च गुणवत्ता समान योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होती है, तो एनटीए, इसका पेपर में आता रहता है जब एग्जाम होते हैं, नेशनल टेस्ट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। चलिए लास्ट देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आयोग के हैं, वो मेनली मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये है क्वेश्चन कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, तो याद रखिएगा इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, तो 70 वर्ष बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य निम्न में से कौन होता है, तो आयुक्त जनजाति ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे
कि मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कोई सदस्य अध्यक्ष किसे संबोधित करते हुए स्वहस्ताक्षरित लेख के द्वारा पद त्याग कर सकता है? तो राज्य सरकार को। अगला पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अशासकीय सदस्य कितने वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं? तो 3 वर्षों के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश शासन राज्य स्तरीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में किस केस से संबंधित दिए गए निर्देश का पालन किया गया है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ बहुत ज़्यादा चर्चित मामला है। अगला और लास्ट ये पैसेज आए हुए थे। तो इतने क्वेश्चन थे जो आपके आगामी एग्जामों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आप इन्हें इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने क्वेश्चनों को जो यूनिक क्वेश्चन उन्हें आप कॉपियों में नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन भी रिपीट होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलें किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।